आपको क्या लगता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है? क्योंकि आपके पास बहुत यूनिक अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की, बिकॉज आप एक छोटे से गांव में पैदा हुए, आपने अलग अलग गांव डिस्ट्रिक्ट्स देखे, फिर आप एक कंपैरेटिवली थोड़ी बड़े शहर में गए, दैट इज इंदौर, एंड उसके बाद आप आईटी बॉम्बे में गए जो इंडिया का टॉप कॉलेज है, राइट? एक्चुअली वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पे आपको वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सेस लोगों से मिलने में, तो आपने इंडिया की रियलिटी भी देखी और इंडिया का टॉप लेवल का टैलेंट भी देखा और टॉप लेवल की अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट भी देखा। इन सब से आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, या आपके पास क्या है एक्स्ट्रा जो बाकी दूसरे लोगों के पास नहीं होता? यार मेरे को लगता है जो आपने बताया ना, यही स्ट्रेंथ होती है। बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर मैं कोई वैसे दूसरे बैकग्राउंड से आता ना, तो शायद, और स्पेशली बिजनेस की दुनिया में, एंटरप्रेन्योरशिप में ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो पर्सपेक्टिव होता है ना ऑन ग्राउंड का, वो आपको काफ़ी सिखाता है। तो जब मैं गांव में रहा था, तब जो मैंने देखा, तब जो लाइफ में चैलेंजेस आए, राइट, वो अलग लेवल के चैलेंजेस थे। फिर जैसे जैसे आगे दुनिया गई, जो मैंने देखा, जैसे मैंने देखा अच्छा लोग ऐसे चेंज होते हैं इन दी सिचुएशंस, वो सारी चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ हैं आज। बिना मेहनत करे कोई कुछ नहीं होता। इवन आप शाहरुख खान भी बन जाओ, मेहनत करना ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है ही है, राइट? उसके बाद फिर डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो मैंने भी अपनी लाइफ में और उस जर्नी में काफ़ी हाथ पाँव चलाया। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने करी हैं, काफ़ी रिस्क लिए हैं। घर से भी गया हूँ कोटा, मतलब बिना बताए, वो बहुत सारी चीज़ें करी हैं मैंने। एक चीज़ बताओ कोई जो आपने सबसे रिस्की करी लाइफ। एक चीज़ मेरे पापा ने बोली थी कि यार लाइफ में कुछ करना है ना, और आपको लग रहा है कुछ होने, तो जगह चेंज कर लो, चेंज द प्लेस। तो मैंने कहा यार अब मैं शिवपुरी में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ करना है। तो फिर ऑब्वियसली घर से बाहर कोई गया नहीं है कभी, तो मैंने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ, और फिर बिना किसी को बताए फिर मैं चला गया। और वो अलग एक स्टोरी है। फिर घर वाले मिले, फिर आईआईटी में बिना बताया चले गया। मतलब बिना बताया, मतलब कि यार मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि आप भेजना चाहो भेजो, नहीं मैं तो जा रहा हूँ। मेरे दोस्त जा चुके हैं, और मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, एंट्रेंस एग्जाम कुछ नहीं दिया, बंसल का, रेजोनेंस का, बस ऐसे ही चला गया। और फिर चीज़ें फिगर आउट होती गई। फिर गए कि सर एडमिशन दे दो, मना कर दिया, बोले ऐसे तो लाखों लोग आते हैं। मैंने कहा यार मैं तो 10th में टॉपर हूँ एमपी में, तो एमपी में काफ़ी अच्छा रैंक आया था मेरा। मैंने कहा यार अब दे दो एडमिशन, वहाँ पे कुछ नहीं चलता। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर लास्ट बैच मिला, रेजोनेंस का लास्ट बैच मिला। मैंने कहा यार अब मेहनत करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी मेहनत करी। फिर फर्स्ट बैच में शिफ्ट हुए। तो आई थिंक लाइफ में कुछ फाड़ना है, कुछ करके दिखाना है। बिकॉज वो वाली दुनिया देखी है, वहाँ नहीं जाना था, फैमिली को वहाँ से निकालना था, है ना। और वो उसका यार अपने जैसे लोगों के लिए एक तरीका होता है कि मेहनत करके कुछ बड़ा करोगे तभी आप एलिवेट कर सकते हो अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को। तो मेरे को वही रास्ता पता था, तो मैंने वही रास्ता अपनाया कि यार करते जाते हैं, फाइट मारते कुछ होगा। और काफ़ी बार नहीं भी चली चीज़ें, बट करता रहा, फिर हो गया। एंड फिर आईआईटी में गया, तो ये समझ में आ गया कि यार जॉब नहीं करना है, जॉब करूँगा तो लाइफ में कभी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, और मैं फिर जॉब वाले उसमें रहूँगा। थोड़ा ऐसी चीज़ करते हैं जहाँ पे एटलीस्ट जो पर्सपेक्टिव मिला, पर्सपेक्टिव ना काफ़ी अंडर वैल्यू करते हैं लोग, पर्सपेक्टिव जो मिला उसको यूज़ कर पाऊँ। और बिजनेस इज ऑल अबाउट इंटरेक्टिंग विद पीपल, मतलब इट्स ऑल पीपल एट द एंड ऑफ द डे हु रन बिजनेसेस। तो मैंने कहा यार ये चीज़ समझ में आती है, ये चीज़ पे करते हैं। एंड फिर पर्सनल सेविंग के लिए जॉब करी सोनी में। तो आफ्टर आईआईटी मैंने सोनी में जॉब करी है, 1 साल सेविंग करी, है ना। और जापान में टोक्यो में था मैं, काफ़ी मज़ा आया। जापानीज सीखी, लोगों से मिला, काफ़ी लोग हार्ड वर्किंग होते हैं वहाँ पे। तो फिर मुझे लगा कि यार अब सेविंग हो गई है, जैसे स्टार्टअप का रनवे होता है ऐसे मैंने पर्सनल अपना रनवे बनाया कि यार 2 साल बिना सैलरी के मैं सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सबसे पहले, है ना। लोग क्या है स्टार्टअप में उतर जाते हैं, फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, ऑब्वियसली रिस्की होता है यार। 9 out of 10 और मोर देन दैट डू नॉट इवन सर्वाइव, तो यू नीड टू हैव सम बैकिंग। तो मैंने कहा यार अब मेरे पास फाइनेंशियल बैकिंग है, और मैंने जॉब ही इसलिए करी थी ताकि मेरे को थोड़ा सेविंग्स मिल जाए। फिर मैं सोनी से टोक्यो से जॉब छोड़ के आ गया। कोइंसिडेंटली जिस दिन वो टीवीएफ का एपिसोड आया था, तू बियर है, याद है? उसी दिन मैंने जॉब छोड़ी थी। पिक्चर्स मैंने उसी दिन जॉब छोड़ी थी, राइट, 2015 की बात है। तो मैंने जॉब छोड़ दी, और मैंने सोचा भी नहीं, किसी को बताया नहीं, घर में भी नहीं बताया। मैंने कहा यार पापा, मतलब एक्चुअली बाद में बताया जॉब छोड़ने के बाद। और घर पे आया, अब मैं खाली, अब मैं क्या करूँ। फिर घर पे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, और थैंकफुली मेरे घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने सवाल नहीं पूछा, बिकॉज लड़के ने जो करके दिखाई है चीज़ें पास्ट में, राइट। तो फिर मैं इंडिया आया, फिर और ये पता था कि यार कुछ बिजनेस बनाएंगे इंडिया में, कुछ अपना बिजनेस खड़ा करेंगे। कभी नहीं सोचा था कि यार
500 लोग होंगे कंपनी में, $1 बिलियन कंपनी होगी, बस हो गया. एंड आई थिंक थैंक्स टू लक, थैंक्स टू डिफरेंट थिंग्स दैट केम टुगेदर, बट उसमें काफ़ी चैलेंजेस भी आए, बट आई थिंक वो लगे रहो ना तो हो जाता है. ओके, जापान गए थे आप, जापान में क्या नोटिस किया? क्यों जापान का हर कोई एग्जाम्पल देता है हर चीज में? जापान के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं. जापानीज पीपल आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल दैट आई हैव एवर सीन. आई हैव ट्रैवल टू ऑलमोस्ट 40-50 कंट्रीज. मैंने काफ़ी मेहनत करते देखा है लोगों को. काफ़ी कमिटेड होते हैं, लॉयल होते हैं. इंडिया में अगर बंदा 2 साल में जॉब छोड़ रहा है, वहाँ पे लोग जिंदगी भर एक ही कंपनी में काम करते हैं, लाइफ टाइम एक ही कंपनी में काम करते हैं. Japanese people are also very detail oriented, इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत पॉलिश होते हैं. लाइक बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कंपनी निकॉन, सोनी, इन लोगों ने काफ़ी फोड़ा फाड़ी मचाई है, राइट? हर चीज़ डिटेल में करते हैं, सालों साल लगे रहते हैं. तो आई थिंक दैट essentially makes it unique. Culturally, Japanese people are one of the kindest people I have met. You know, I was reading about Japan, and Japan में जो भी इंसान अगर सिविक नहीं है उसको लुक डाउन किया जाता है. हाँ, कि अगर आप एक रेस्टोरेंट के बाहर हो, आप लाइन में लगे हुए हो, आप कोई भी हो, बड़े से बड़े खरबपति हो या आप नॉर्मल पैसे कमाते हो, आप लाइन में लगे हो, अगर आपका नंबर 8 है तो आप 8वें नंबर पे शांति से लाइन में खड़े रहोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे. अगर आपने लाइन तोड़ी तो पूरी सोसाइटी आपको इस नज़रों से देखेगी जैसे आपने क्राइम कर दिया, भले वो क्राइम भी नहीं है. हाँ. मे बी अगर आप प्रिविलेज्ड हो और आप अफोर्ड कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट के मालिक को जानते हो, आप अंदर जा भी सकते हो, तो भी अगर आप जाते हो तो लोग आपको बहुत ज़्यादा लुक डाउन करते हैं. सिखाया जाता है. आई थिंक दैट इज हाउ दे आर ट्रेन्ड. मतलब अगर 9:02 की पे ट्रेन आएगी तो 9:02 पे ही ट्रेन आएगी. अब आप जब सारे अपने चारों तरफ ऐसी चीज़ें होते देख रहे हो, देन ऑब्वियसली यू गेट अकस्टम्ड टू दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल. तो मेरे को लगता है वो आई थिंक वाइब है वहाँ की ऐसी. और काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं भी लगती थी. क्या अच्छी नहीं लगती यार? मुझे लगता था वहाँ पे लोग काम के प्रति कुछ ज़्यादा ही सेंटी हैं. सेंटी मतलब बहुत लोग काम के प्रति इतना सेंटी हैं कि शादी नहीं करते थे. बहुत सारे लोग, जितने जैसे हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग थे, उनके लिए मतलब वर्क इज़ एवरीथिंग, राइट? सुबह आएंगे, 18 घंटे काम करेंगे, पर्सनल लाइफ ज़्यादा कुछ होती नहीं थी. इफ़ यू से कि जापानीज लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा वो हैं, तो व्हाई डू यू थिंक यूएस आगे? यार यूएस में ना स्किल्ड वर्कफोर्स ज़्यादा है यूएस में, ठीक है? यूएस essentially has gone through decades of economic growth, largely because one, the workforce is very skilled, right? Second is वहाँ पे ना technology और innovation और research पे काफ़ी काम होता है, right? मतलब why do you think some of the biggest companies in the world are from US? Yeah. Because that is how it is designed, right? And everywhere I think that essentially has a huge impact on the overall GDP. प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना नेशन की. अल्टीमेटली इट्स प्रोडक्टिविटी, राइट, दैट ग्रोज द इकोनॉमी. तो वो काफ़ी डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर होता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई यूएस जीडीपी हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली, बिकॉज यू इन्वेस्ट इन द राइट एरियाज, you invest in building infrastructure. They have invested a lot in building infrastructure. Now it is like a developed nation. GDP per capita is around $80,000. Why? Because they have taken the right decisions. That is what sometimes I feel about India also, कि जो right जगह है वहाँ पे invest करके, so that India is already sitting in a very bright spot. So where do you think कहाँ पर हम लैक करते हैं यूएस से? अगर कंपेयर करो हमें, तो इंडिया कहाँ पे लैक करता है यूएस से? क्योंकि $80,000 अगर उनकी पर कैपिटा बोल रहे हो, इंडिया में क्या है? 4,000? इंडिया में $2,700 है. $2,700 इज द जीडीपी पर कैपिटा. इंडिया में एक्चुअली पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो पर कैपिटा में वो पॉपुलेशन उसको डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाता है, राइट? एंड इंडिया में आई थिंक जो टेक्नोलॉजी पे जो हाई टेक डीप टेक इंडस्ट्रीज होती है ना, वो इंडिया में बाद में आती है, इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती. यूएस पहले लीड करता है. अब जैसे अपन इसकी बात कर रहे हैं अपनी Web3 इंडस्ट्री की, सब यूएस में चल रहा है एक्टिविटी, राइट? सारी कॉइनबेस यूएस में है, सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं सब लोग यूएस से काम करते हैं, पूरा इकोसिस्टम वहाँ बना हुआ है. इंडिया में थोड़ा उसका पोर्शन धीरे धीरे आता है, फ्रिंजेस पे कुछ लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्राई करते हैं. बट इंडिया में जो न्यू टेक्नोलॉजी पे जो इनोवेशन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे यार एक्सपोनेंशियल वैल्यू बनती है, राइट? वो इंडिया में पीछे है. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक उसमें ना रिस्क लेनी पड़ती है. यू हैव टू बी ओपन टू न्यू टेक्नोलॉजीज, यू हैव टू सपोर्ट, यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट. तब जाके आप नई टेक्नोलॉजीज में आगे अपना नाम कर पाओगे. इंटरनेट नया आया, अभी कंपनीज बन रही है इंडिया में बड़ी बड़ी, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन. वहाँ पे $1 ट्रिलियन कंपनीज बैठी हैं यार. $1 ट्रिलियन कंपनीज, इंटरनेट कंपनीज आर देयर. They originated out of the internet boom. Now if something new is coming in,
right? People talk about blockchain, but like something has to be done which essentially makes India leader in the technology. अब उस पर कोई चीजें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली पीछे रह जाएंगे. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई फील. बट है ना, हम लाइक लोग हैं जो फाइट मारते हैं एंटरप्रेन्योर से, जो बिल्ड करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं, और आने वाले 10 सालों में 20 सालों में बनेंगी भी. ये हो गया. उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस इन पर्टिकुलर. यूएस में 3 बड़े लोगों की बात करते हैं, ठीक है. वन जो आपके फेवरेट अभी लग रहे हैं मुझे, डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज इन मेरे फेवरेट नहीं है. आई एम जस्ट मेकिंग बिकॉज़ ही इज इन फेवर ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो इट्स गुड फॉर योर इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, राइट? लाइक इट्स गोना ग्रो. सो डोनाल्ड ट्रम्प, वॉरेन बफेट एंड इलॉन मस्क, एक एक करके बात करते हैं. सो डोनाल्ड ट्रम्प क्यों फेवर में है क्रिप्टो के? क्यों वो यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहता है? यार डोनाल्ड ट्रम्प, बाय द वे, यूएस इलेक्शन में क्रिप्टो इज वन ऑफ द biggest political topic. Really? Yeah. So much so, US has 50 million crypto holders. 50 million, which is roughly what, 16-18% of US population. 300-400 million की population. Who holds crypto, right? Why? Because obviously people are more educated. People have seen that. उनके आसपास लोग हैं. मतलब मैं जब न्यूयॉर्क में था, एक कैब ड्राइवर वाले ने अच्छा अपना बिटकॉइन होल्डिंग बना के रखा है. इट इज सो मेन स्ट्रीम, राइट? इंडिया में ठीक है, मतलब स्टिल येट टू अडॉप्ट, बट यूएस डॉलर इज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी, राइट? एंड देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द डोमिनेंस. यूएसडी हेजिमनी बोलते हैं कि यूएस डॉलर की जो पावर है इन ग्लोबल, उसको प्रिजर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए. And right now that is not looking as good as it was 10, 20, 30 years back because of the way US government has printed money. 1972 में Bretton Woods Agreement जो था, like so पहले US dollar used to be backed by gold, right? Which gives strength to US dollars. For some reason that ended suddenly. 72. हाँ, 1972 में. And then after that US dollar is no longer backed by gold. And US dollar is something that you can print as much as you want, so much so that in the last 3 years, 25% of the entire US dollar in circulation was new and got printed after COVID, right? And that suddenly, like, people who hold US dollar in the treasury were like, what? You know, like, my US dollar that I hold, the purchasing power of that is decreasing. Why? Because US dollar has printed more money. And that's something that a lot of countries are also seeing. And in order to protect the strength of the US dollar, what Trump is saying is that I will make Bitcoin as a strategic national reserve, strategic reserve asset. And generally हर country अपनी currency को कैसे strong करता है? Gold से, right? Gold से करता है. Yeah. If gold reserves बढ़ाता है. That is how they demonstrate that our currency is strong. Stable and strong. पहले ऐसा होता था कि यार आप नोट दोगे तो आपको गोल्ड मिलता था, right? Like you can do that technically, but after this 1972 it is no longer backed by gold, but you need to demonstrate the strength of your national currency, right? And now the way he's looking at it is कि यार मतलब I will essentially strengthen the gold by having Bitcoin reserve and it's a big deal. It's a huge deal. Yeah. And what he's saying is, I don't know if that happens or not, but the claim is that if that happens, US government is, by the way, one of the biggest government holders of Bitcoin. Do you know that? It's the biggest holder of Bitcoin, government. So they are saying that the government will own 1 million Bitcoin out of 21 million. You told me. 1 million Bitcoin is what the government will plan to own if Trump comes back into power. And which is not a small deal. He also feels that he will make sure, because in the last 2-3 years, a lot of things have happened in the US, right? Which does not promote the industry. And again, going by the thesis, ki US has always been ahead when it comes to technology and innovation, right? And this is one innovative technology that he feels is important, right? For US to win. And जो talent है वहाँ का, वो बाहर नहीं जाना चाहिए. अभी बहुत सारे लोग US के are not building in US. At least people were looking at it. But now he wants to bring back the talent, right? And that is the reason why and a statement where
they want to make America the crypto capital of the world. It's a big They statement. want to promote the right to self-custody. They will make Bitcoin, US will make Bitcoin a strategic reserve asset. These are all big statements. And why am I taking it seriously? And we will know, like 5th November ko elections hai, we will know all of that will directly impact the price of Bitcoin. Yeah. And the value of Bitcoin and how much people believe in that asset. If US does something, पूरी दुनिया देखती है. Lot of countries are already holding Bitcoin. So US hai, UK hai, then Bhutan. Bhutan essentially is the 4th largest holder of Bitcoin. Really? Yeah. And Bhutan is mining Bitcoin. Government. From hydropower. That is, and you know how much Bitcoin Bhutan holds? They hold Bitcoin worth $780 million, which is 1/3 of their country's GDP. Wow. And they see Bitcoin as a revenue stream. Unke paas hydropower hai, abundant hydropower, which they want to leverage to mine Bitcoin. And that's a revenue for the country. Right? And now they are multiplying that by 5 times. Unko samajh mein aa gaya, crack ho gaya hai कि यार ये करना है. I don't, El Salvador, a small country though, but they are buying Bitcoin. They are doing SIP in Bitcoin. So that day is not far when countries will understand that, okay, they need to have also Bitcoin. Obviously, it's far away, but it is not a small deal here. Like if, in fact, a lot of interesting things are happening in US. And I think just to make sure that US also continues to innovate in this technology, right, which is supposed to build the next iteration of the internet, which is going to make internet economy a lot more powerful. Yeah. Right? This is going to be a big contributor of. But why do you think then Warren Buffett is against it? He said a statement, उन्होंने statement डाला. He's considered one of the most acute investor. जो underlying, let's say, what do you call it? Undervalued assets ढूंढते हैं, right? उन्होंने Coca-Cola में उस time पे invest किया जब we didn't know about it, and today we know what Coca-Cola is. Amex, American Express पे उन्होंने invest किया. Like, you know, he's found golds. वो बहुत undervalued assets ढूंढते हैं. And मिस भी करे होंगे बीच में उन्होंने बहुत सारे. obviously मिस भी करे होंगे, but he's considered the mecca of advice in terms of investments, right? वो बोलते हैं कि दूर रहो इससे. It's a mirage, stay away from it. Why do you think Warren Buffett doesn't believe in it? Lot of people have been skeptical on Bitcoin and crypto in general, and I think both are very it depends on the way you look at it. Yeah, har kisi, I think he has made statement because there is nothing tangible in it, right? You can't touch and feel it. I think it's also different ways in which how you have seen the world around you. I think life right now, a lot of things are tangibility. I don't think is something that you should give high weightage to, because the world is getting more and more digital, right? Things are getting intangible, like on the cloud. Everything is now happening virtually. He is. हम दोनों का existence intangible है. हम दोनों का पूरा existence on internet is intangible. Yeah, like full services, everything is intangible. Lot of the value that we have created is on internet, right? Yeah. I think it's just a perspective, right? And I think one of the view is कि यार Bitcoin does not create anything of value. I think network effects networks are the most valuable thing. Internet is entirely network. Yeah. Anything on internet is network. आप YouTube example देता हूँ. What is YouTube without creators? Nothing. What is Instagram without people posting on it? Nothing. All of these networks are nothing without people. If there is network of people doing activity on a network, that is what gives value to it. You have actually made YouTube. You have played some contribution to it. Do you own YouTube? Nothing. No. Do you have any say there? Nothing. This is one technology which essentially makes people owner of the network, part owner of the network, which is something of value, right? If Warren Buffett doesn't look at it that way, then I can't help it. But at least I see it. It's a view. People have different views. I'm not saying he has his perspective. I have my perspective. Fair. My perspective comes from this background because I've seen, right, how the current platforms extort or basically extract value out of people who have actually made it successful. And that is what basically this entire technology stands for. How can you have activity that you do? How can you
have people be an owner in that network, because they are the one who actually deserve to be getting advantage of it as the platform grows. True. You touched this name, Elon Musk. Yeah. What is your view on him? I think he's a fun dude, man. he's a सो मच एपिसोड एंड तक देखने के लिए. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको लाइफ में हेल्प होगी कुछ नया सीखने में, बिकॉज वन कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.